एक बार की बात है। एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी अपनी जमीन थी जिसमें वो खेती किया करता था। उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन वो खेती करने के लिए अपने खेत में आया और उसने वहां पर गड्ढा करना शुरू किया किसी काम से। तो उसने पाया कि अंदर कुछ छिपा हुआ है। उसने ऐसा महसूस किया, उससे कुछ ऐसा साउंड आया। उसने और खोदा और खोदा, तो उसको ऐसा लगा अंदर कोई तिजोरी छिपी हुई है। उसने खूब सारा गड्ढा करके उस तिजोरी को बाहर निकाल लिया। जैसे उसने उसको बाहर निकाला, देखा इसके अंदर तो सोना रखा हुआ है, ढेर सारा सोना। उसकी आंखें चौंक गई। उसने सोचा अब करूंगा क्या इतने सारे सोने का, किसी को बताऊंगा, यह ना हो कि कोई इसको छीन ले, लूट ले। उसने सोचा धीरे धीरे इसको बेचूंगा और अमीर होता चला जाऊंगा। ऐसा ही किया उसने। धीरे धीरे उस सोने को इन्हें जगह जगह जाकर बेचना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया उसके पास बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति हो गई। बहुत आलीशान घर बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद ली। लोग उसे साहूकार बोलने लगे, सेठ बोलने लगे। उसको भी अच्छा लगने लगा। मगर उससे अपने खेती करनी नहीं छोड़ी। वो हमेशा खेती करता रहता था। उसने अपनी जमीन बढ़ाई और खेती करता रहा। एक दिन की बात है, वो मंदिर जा रहा था। उसका पुराना हैबिट था कि वो शाम के टाइम पर मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था हमेशा से। और शाम को जाके सबको नमस्ते करता था, लोगों से गले मिलता था, जो मिलना चाहे उनको उनके साथ समय बिताता था। मगर जैसे ही अमीर हो गया, इसने ये हैबिट नहीं छोड़ी अपनी। अभी भी वो जाकर के लोगों से मिलता, मंदिर जाता, लोगों को नमस्ते करता, जो मिलना चाहते उनसे मिलता, गले मिलता। जो नहीं मिलना चाहते पहले की तरह बिल्कुल छोड़ दिया। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसको टोका, भाई तुम इतने अमीर हो गए हो, इतना तुम्हारे पास धन है, फिर भी तुम्हें बैलगाड़ी क्यों यूज करते हो? मतलब उसको समझ नहीं आया बोल क्या रहा है। जब ये गरीब था तो मंदिर जब जाता था अपनी बैलगाड़ी से जाता था। अब उसका पैसा आ गया था तो अपने अपनी बड़ी बड़ी लग्जरियस कार से जाया करता था। मगर उसकी गाड़ी के आगे उसने दो बैल बांध रखे थे जो उस गाड़ी को खींचा करते थे अभी भी। उसने कहा, भाई पहले मैं जब नई नई गाड़ी खरीदी थी तो इसको चलाता भी था, मैंने ड्राइवर भी रखा था। मगर मुझे मजा नहीं आता था उस स्पीड में। मुझे मजा ही नहीं आ रहा था उस जब गाड़ी चलती थी उसमें मैं लोगों को नमस्ते नहीं कर पाता था, लोगों से मिल नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता था मैं लोगों से दूर हो रहा हूं। इसलिए मैंने इसके आगे बैल बांध दिया। अब आराम से पहले वाली जिंदगी हो गई है, बहुत मजा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। समझ रहे हैं क्या हुआ इसमें? एक कहानी है तो बड़ी छोटी सी, मगर मैसेज बहुत बड़ी दे जा रही है। हैबिट, कितना भी धन आ जाए, यदि आपने आदतें नहीं सुधारी हैं, कितना भी धन आ जाए, अगर आपने अपनी हरकतें नहीं बदली हैं, ज्यादा दिन लगेगा नहीं, वो धन भी चला जाएगा। धन उसी का सम्मान करता है, लक्ष्मी उसी का सम्मान करते हैं जो लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। आप अगर किसी लग्जरियस गाड़ी के आगे बैलगाड़ी बांध देते हैं या बैल अपने बांध देते हैं, उससे खींचते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा दोबारा आप बैलगाड़ी पे पहुंच जाएंगे। आदतें हमें अपना गुलाम बना चुकी हैं। आदतें हमें बर्बाद करती चली जा रही हैं। अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज को पहचानिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, अपने आप को रोज अपडेट कीजिए। यदि आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर आपको आउटडेटेड नहीं होना है तो रोज अपडेट करते रहिए। स्ट्रेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है। हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ होती है, बस उस स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा कह दे कि मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको अपने स्किल्स पे काम करके, अपना स्किल इंप्रूव करके उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। मगर यह माना गया है, विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ईश्वर ने ऐसा कोई भी क्रिएशन किया ही नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेंथ हो ही ना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होती ही होती है। ईश्वर ने जब बनाया था तो किया ही ऐसा था। कभी किसी से पूछिए कि आपका माइंड कहां है, तो अपने सर की तरफ इशारा करेगा। मगर सच्चाई यह है कि आपका माइंड यहां है नहीं, यहां तो ब्रेन है। मगर ब्रेन को इस तरह से कंडीशन किया जाता है कि आपका माइंड के रूप में आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। तो माइंड को स्ट्रांग कीजिए अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने हैबिट के द्वारा। अपने माइंड को इस तरह का बनाइए कि आपको पॉजिटिव थॉट लाने में मदद करे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव लाए। आपके स्किल्स जो हैं उसको और इंप्रूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको रोज ट्रेन करें। कोशिश करने से ही होता है।
आप लगातार कोशिश करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। मगर यदि आपके पास बहुत धन आ गया है, बहुत मान सम्मान, बहुत प्रतिष्ठा है आपके समाज में, और आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अब आपने उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जिस तरह से आप पहले की ज़िंदगी में जीते, जिस तरह से आप पास्ट में थे, तो प्रेजेंट तो आपका हो सकता है कि किसी तरह से गुजारा चल जाए, मगर आने वाला फ्यूचर आपको बर्बादी की तरफ ले चला जाएगा। अपने हैबिट्स को बदलिए, अपने स्ट्रेंथ को समझिए और उस पर काम कीजिए। और कोई एक काम ऐसा तय कर लीजिए, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, बाकी जो भी हो सो हो। उस पर पूरी तरह से फोकस करके एक काम को हमेशा उस चीज़ को करते चले जाइए। मैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस की बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि वहाँ तो डाइवर्सिफाई की बात करते हो, यहाँ पर एक काम की बात कर रहे हो। वहाँ पर चीज़ अलग है। डाइवर्सिफाइड और एक काम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डाइवर्सिफाइड में मैं ये कहता हूँ अगर एक बिजनेस आपका बिल्कुल सक्सेस के उस ऊंचाई पे पहुंच गया जिससे बहुत पैसा आ रहा है तो तुरंत डाइवर्सिफाइड में आ जाइए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि उस बिजनेस से कब तक आप बहुत मोटा कमा पाएंगे। इसलिए मैं डाइवर्सिफाइड की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर सिंगल स्ट्रेंथ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसको नहीं भूलना है। अगर कोई नाई वाला कहे कि मैं बहुत बड़ा बिल्डर बनना चाहता हूँ, मगर उसने अपना नाई के स्ट्रेंथ को छोड़ करके उसने अगर हेयर कटिंग बंद कर दी तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बिल्डर भी बन जाए, तो मगर उसके अंदर वो जो क्वालिटी है उसको बाल काटने की थी, वो क्वालिटी ही उसको और दूसरे बिजनेस की तरफ भी और पैसे कमा लेने के लिए उसको मोटिवेट कर सकती है, पुश कर सकती है। तो अपने किसी एक स्ट्रेंथ को, किसी अपनी एक क्वालिटी को हमेशा आगे बढ़ाते चले जाइए, उसको कभी मत छोड़िएगा। साथ में बाकी दूसरी क्वालिटी जो भी हैं आपके अंदर उस पर काम करते रहिए थोड़ा बहुत, मगर एक क्वालिटी पर, एक स्ट्रेंथ पर हमेशा फोकस रखिए। एटीट्यूड पर काम कीजिए, अपने हैबिट्स पर काम कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। हम सभी जाने अनजाने एडवर्टीजमेंट के गुलाम हो चुके हैं, ब्रांड्स के गुलाम हो चुके हैं। मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए आपने महीने में एक सर्टेन अमाउंट कमाते हैं, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, उस अमाउंट के हिसाब से आप अपना घर चलाते हैं। मगर कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स ले आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले आते हैं जो आप घर लाके महसूस करते हैं इसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी तो ये चीज़ तो आपके पास पहले से ऑलरेडी थी, ये किस लिए आप ले आए, इसको तो रखने की जगह ही नहीं है घर में। होता ऐसा है कि आप वो चीज़ इन्फ्लुएंस्ड होकर ले आते हैं ब्रांड के एडवर्टीजमेंट की वजह से। ब्रांड इस तरह से आपको एडवर्टीज करके दिखाता है कि ये चीज़ आपके लिए कितना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लेंगे तो आप जो सो कॉल्ड आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, सो कॉल्ड जो आप सोसाइटी मेंटेन करना चाहते हैं, उसको आप फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। आपको करना ही करना पड़ेगा यदि आपको सोसाइटी में सर्वाइव करना है। तो हम लोगों को इस तरह की चीज़ों से रोज जूझना पड़ता है। रोज हम दो चार होते हैं इस तरह के ब्रांड से, इस तरह के एडवर्टीजमेंट से, इस तरह के कैंपेन से। कोई आज से ऐसा नहीं हो रहा है, वर्षों से ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूं। जब कैलेंडर बना होगा उस समय संडे मंडे डाला गया होगा वीक्स के डेट को लेकर के, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो क्या उस समय यह डिसाइड किया गया होगा क्या कि संडे को हम सभी रेस्ट करेंगे, सैटरडे को रेस्ट करेंगे, फ्राइडे को ही हम वीकेंड मनाएंगे? कई कंट्रीज में थर्सडे को ही वीकेंड मनाया जाता है, 3-3 दिन के हॉलीडे होता है, 2-2 दिन का हॉलीडे होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? कभी सोचा है आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ब्रांड्स, क्या कर रही हैं कंपनीज। हम लोगों को धीरे धीरे इस तरह से ट्रेन कर रही हैं कि हम संडे को एज ए हॉलीडे सेलिब्रेट करें। अगर आपको संडे के दिन ऑफिस बुला लिया जाए तो आप कहेंगे आज तो छुट्टी का दिन था यार, कैसे बुला लिया? क्योंकि बचपन से हमारे बड़ों को भी ये ट्रेनिंग दी गई है, लंबी ट्रेनिंग, लंबी कैंपेन चलाई गई है कि संडे इज अ हॉलीडे। और संडे तो हमारे आराम करने के लिए, हमारे शॉपिंग करने के लिए, हमें और दूसरी तरह के काम करने के लिए है। उस दिन काम नहीं करना है।
सैटरडे को हमें काम नहीं करना। बहुत सारी कंपनीज में 2 दिन का वीकेंड होता है, कई जगह 1 दिन का वीकेंड होता है, कई मैं ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे जानता हूं वर्ल्ड जहां 3 दिन का वीकेंड होता है। किसी मालिक से, बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे, उनसे किसी ने इंटरव्यू करके पूछा कि आप लोग 2 दिन का वीकेंड क्यों देते हैं? तो उसने कहा कि मेरा वर्टिकल बहुत बड़ा है, मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में के डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करता हूं। कोई मेरी एक कंपनी नहीं है, मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत तरह के हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यदि मैं इन लोगों को छुट्टी दूंगा नहीं तो मेरा सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि मेरे एंड यूजर तक जो मैसेज पहुंचाना है मेरे एम्प्लॉयज ही पहुंचाएंगे। जब उनको छुट्टी दूंगा तो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे और वर्ड ऑफ माउथ से उसका प्रमोशन करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मगर कस्टमर नहीं है मेरे पास यदि मैं इन लोगों को छुट्टी नहीं देता हूं, इनको उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मैं छुट्टी देता हूं। हम लोगों को लग रहा होता है कि हमें तो छुट्टी मिली है, रेस्ट करने के लिए हमें छुट्टी मिली है, अपने फैमिली का समय बिताने के लिए। मगर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि आपको किस तरह से इंगेज रखें। आप महीने में मान लीजिए कुछ एक बड़ा अमाउंट कमाते हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ जा करके या उसी महीने जा करके आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट, गैजेट, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मोबाइल फोन ले आते हैं जिसकी कीमत तकरीबन उतनी ही है जितनी आपके महीने की आमदनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी भाषा में मैं बोलूं तो लास्ट मंथ जितना आपने काम किया उसका वो काम आपने उस ब्रांड के लिए किया या उस कंपनी के लिए किया जिसका आप प्रोडक्ट खरीद कर ले आए हैं। सीधी भाषा में ये बात समझ आती है। मगर जब आप उस ब्रांड और उस प्रोडक्ट को लेने जा रहे होते हैं उस शोरूम में, तो क्या आप घर से बिल्कुल फिक्स करके जाते हैं माइंडसेट कि बिल्कुल यही प्रोडक्ट इसी प्राइस का, इसी मॉडल का लूंगा? 95% लोग ऐसा फिक्स करके नहीं जाते। हाँ, एक ब्रेन में रखते हैं कि हाँ मैं इस तरह का प्रोडक्ट लूंगा, ऐसा लूंगा, मगर ब्रांड बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रखते हैं। हाँ, अच्छे ब्रांड्स लूंगा, जो भी बड़े ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मगर वहां जाके सेल्स पर्सन आपको कन्विंस करते हैं डिफरेंट प्रमोशंस से, डिफरेंट फीचर्स बता करके, ऐसे फीचर्स जिसको ना तो जीवन में आप कभी यूज करेंगे, ना कभी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है। मगर आपको उस ट्रैप में फंसा दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है आपका बजट कितना है, आप बोल देंगे 40,000 रुपए का बजट है मेरा मोबाइल फोन के लिए। आपको 45,000 के रेंज से प्रोडक्ट दिखाना शुरू करेगा, 60,000 तक ले जाएगा। वो समझ गया आपकी पॉकेट की कीमत को, आपको समझ रहा है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। आप एक बार प्रोडक्ट ले लेते हैं, जब बिलिंग काउंटर पे आते हैं तो आपके साथ कई तरह के सवाल किए जाते हैं। आप पेमेंट पूरा देंगे या आप ईएमआई करवाना चाहेंगे? ये क्या होता है? ईएमआई पे क्या एक्स्ट्रा लगेगा? नहीं, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कीजिए, फ्री है ईएमआई। और सर ये इस वाले बैंक का, XYZ बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस पे तो 5% का कैशबैक भी है। 50,000 की आपने चीज है, 5,000 तो वो कैशबैक आ जाएगा, 2,500 रुपए कैशबैक आ जाएगा। आप फट से क्या करते हैं, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड परचेज कर लेते हैं, उसी समय बनवा लेते हैं, या उनके कस्टमर एजेंट्स को बता देते हैं कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं। और साथ में आपको यह भी बताया जाता है इस शोरूम में या फिर इस तरह के जो भी शोरूम्स हैं, जो भी इस तरह के मॉडर्न ट्रेड हैं, वहां पर ये हमारे कार्ड वैलिड होते हैं और हर जगह हम लगातार स्कीम लेकर आते रहते हैं और हमारे कार्ड पर ईएमआई भी फ्री है। आप जो कार्ड यूज कर रहे हैं उस पर तो फ्री है, मगर आपको 5% नहीं मिलेगा कैशबैक। आप ये वाला ले लीजिए, 5% कैशबैक प्लस ईएमआई भी फ्री है। क्या कर रहे हैं लोग? सेवा कर रहे हैं क्या कंपनीज? ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रही हैं, आपके बाइंग हैबिट का पूरा फायदा उठा रही हैं। ये लोग आपको फ्री ईएमआईज दे करके, 5% कैशबैक दे करके आपको और ज्यादा परचेज करने के लिए मोटिवेट कर रही होती हैं। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ब्रेन को मैसेज दे रही होती हैं कि ईएमआई करवा लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, ईएमआई करवा लीजिए, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, थोड़ा अमाउंट करता रहेगा और आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना पड़ेगा। आप इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, लगातार कुछ ना कुछ लेते चले जाते हैं, लगातार अपने ईएमआईज बढ़वाते चले जाते हैं। एक बार आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उस पर 5%, 10% का कैशबैक होगा। नेक्स्ट टाइम 3 महीने के बाद सिर्फ आप जाइए सेम शोरूम में, वहां जाएंगे किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड पर आपको सेम स्कीम मिल रहा होगा। आप कहेंगे यार पिछली बार आया था तो XYZ बैंक पर एक स्कीम था यार, वो खत्म कर दिया तुमने। सर उस पर ईएमआई तो फ्री है, हाँ कैशबैक तो चलो सर ABCD बैंक का आप लोगे तब मिलेगा उस पर। चलो ये ले ही लेता हूं।
10% तो मिलेगा, बाद में बंद करवा लूंगा। बंद करवाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उस पर ईएमआई दे रहे हैं। आप ईएमआई करवाएंगे 1 साल का तो आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं, मैं ज़्यादा किसी कंपनी प्रोस्पेक्टिव पे बोल देता हूं। तो समझिए मार्केट को, समझिए मार्केट सिनारियो को। अमीर होना चाहते हैं ना, इन ट्रैप से बचना पड़ेगा, इन अट्रैक्टिव ऑफर्स से बचना पड़ेगा। इस सो कॉल्ड जो फ्री कैशबैक्स, फ्री ईएमआईज, इसको लेने पर ये स्कीम, इतना तक परचेज कर लेने पर ये बेनिफिट, इस तरह का कैश कार्ड, इस तरह का प्रमोशन, आप इस सोसाइटी में को अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, गाड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी, घर को इस तरह से रेनोवेट करना पड़ेगा, बार बार आपको अपने चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इस सो कॉल्ड जो इस तरह का एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जा रहा है ना, ये अमीरों को पैसा चूसने के लिए चलाया जा रहा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने ज़्यादा उधार में आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े उधार करके बैठे हुए हैं, मगर सो कॉल अपना स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए वो सारे खर्च कर रहे होते हैं। किसको दिखाना चाहते हैं आप लोग? किसको? बहुत सारे बर्बाद हो गए इसी दिखावे में। जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं ना, वो लोग आपकी मुसीबत में आपके पास काम के लिए नहीं आएंगे। वो तभी तक आपके पास हैं जब तक आपके पास वो लग्जरी है। उस दिन आपसे दूर हो जाएंगे जिस दिन आप उस लग्जरी से दूर हो जाएंगे। अगर उसको पता चल गया आप 50 करोड़ 60 करोड़ के उधार में हैं, मैं अगर नॉर्मल एक आदमी की बात करूं, आप पता चल जाए कि 1 करोड़ 2 करोड़ के आपके ऊपर उधारी है और आप दे पाने में सामर्थ्यवान नहीं है, जिसको आप दिखाना चाह रहे थे ना, वही आपसे सबसे पहले दूरी बनाएगा। कहीं ये ना हो ये मुझसे पैसा मांग ले। पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कुछ अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज कीजिए। बिना जरूरत की कोई भी चीज परचेज मत कीजिए। इस ट्रैप में मत फंसिए, डिस्काउंट ट्रैप में मत फंसिए, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप्स में मत फंसिए। कुछ भी हो जाए, अपनी एक सर्टेन अमाउंट की सेविंग रखिए, एक सर्टेन अमाउंट का पैसा एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। पूरा पैसा कभी भी किसी भी एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड, एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कीजिए। सारा पैसा किसी भी एक जगह मत डालिए। डिफरेंट वर्टिकल्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगाइए, पैसा डालिए। सारा पैसा गोल्ड में मत डालिए, सारा पैसा किसी बॉन्ड में मत डालिए, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में मत डालिए, सारा पैसा प्रॉपर्टी में मत डालिए। फैला कर रखिए अपने पैसे को, अलग अलग जगह उसको ग्रो होने दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े रिजल्ट दे जाती हैं। छोटे छोटे घटनाएं हैं, बहुत बड़ा असर कर जाती हैं। सीखिए, समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें समझाते हैं, मगर खुद उस ट्रैप में फंसे पड़े हैं। वही गलतियां वो भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा पैसा आया, आपने बहुत लग्जरियस कार खरीद ली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, तुरंत लग्जरियस कार ले लेते हैं, क्योंकि उनका अपलाइन जो होता है ऑलरेडी लग्जरियस कार में चल रहा होता है। उनको मोटिवेट कर रहा होता है, इस तरह पुश कर रहा होता है, यार तू क्यों नहीं ले रहा है, तेरी आमदनी आनी शुरू हो गई है। क्यों पुश कर रहे हो यार? किस तरह का ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? यदि वो अपने एक सर्टेन जो उसने अपना क्राइटेरिया बना रखा उसमें यदि खुश है, यदि वो उस चीज को एक्सपेंड करने की जगह अपना दायरा बढ़ा करके उसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है क्यों? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप मत लीजिए लग्जरियस कार, मगर यदि आप 40 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी लेने के लिए आप आज मूड बना रखा है आपने कि मैं जा रहा हूं लेने के लिए, बस एक बार अपना पॉकेट मनी देख लीजिए कि उस पर कितना लोन लेने जा रहे हैं। यदि सारा हार्ड कैश देने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में कितना रिटर्न दे जाएगा, और गाड़ी आपको कितना रिटर्न देने वाली है। बहुत कुछ सोचने की जरूरत होती है, बहुत कुछ समझने की जरूरत होती है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कभी भी किसी तरह के प्रलोभन में मत फंसिएगा। किसी तरह के बेवकूफाना सलाह कोई अगर दे रहा हो, मत मानिएगा। यही बचने का इकलौता तरीका है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। एक बार की बात है, एक परिवार में एक पिता और पुत्र रहते थे। पुत्र की उम्र तकरीबन 10 साल थी और पिता मजदूरी करते थे। मजदूरी करके ही घर का गुजारा चलाते थे। बड़ी कष्ट वाली जिंदगी जी रहे थे, मगर एक चीज बड़े अच्छे से समझते थे,
स्किल की कीमत है, जो स्किल्ड है उसकी वैल्यू है मार्केट में। मगर उनको ये बात समझ नहीं आती थी, अपने छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कैसे समझाऊं। वो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहता था, ज़्यादा कुछ बड़ा कर उसके ख्वाब भी नहीं थे, मगर उनको पता था कि पढ़ाई की वैल्यू है, स्किल्ड की वैल्यू है। मगर बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कुछ तो करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा इसे कैसे स्किल्ड हो, क्या वैल्यू है स्किल की। मार्केट से 3 टी शर्ट खरीद के लाए, सफेद रंग के, बिल्कुल ही प्लेन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर। 3 टी शर्ट लाके उन्होंने एक टी शर्ट को उसको दिखाया, बोला बेटा कैसा है टी शर्ट। छोटे साइज का टी शर्ट उसको देख करके अच्छा लगा, उसने कहा पापा अच्छा है टी शर्ट। उन्हें पूछा कितने का होगा। बेटे ने कहा मुझे लगता है 100 रुपए का होगा। पिता ने कहा हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला, मैं 100 रुपए का ही लाया हूं। क्या तुम इसको 200 रुपए में बेच सकते हो? पिता ने पुत्र से पूछा। बेटे ने कहा 100 रुपए की चीज आप 200 रुपए में कैसे बेचने की बात कर सकते हो पापा? नहीं, 200 में कहां बिकेगा। उन्होंने कहा तुम्हें ये 200 में बेचना ही पड़ेगा, जाओ इसे 200 रुपए में बेच के आओ। बेटा करता तो क्या करता, पिता की बात माननी थी। वो चल दिया टी शर्ट लेकर के मार्केट बेचने के लिए 200 रुपये में, इससे कम में तो बेचना ही नहीं है। दुकान दुकान भटके, जो भी दिखे उससे पूछे भाई साहब ये टी शर्ट ले लो, अंकल ये टी शर्ट ले लो, भैया ये टी शर्ट ले लो, 200 रुपये दे दो। किसी ने डांट लगा दी, किसी ने झड़का दिया, किसी ने कहा अरे 100 रुपए की चीज है, 50 रुपए की चीज है, मैं फ्री में ना लूं इसे, क्यों लूं मैं तुझसे टी शर्ट, वो भी तो 200 रुपए मांग रहा है इसके, मैं नहीं दूंगा। दिन भर की मेहनत, दिन भर कोशिश करने के बाद उससे टी शर्ट नहीं बिकी। शाम को थका मांदा हार करके वो कैसे ट्रैफिक लाइट पर, रेड लाइट पर आकर बैठ गया, जहां पर गाड़ियां कुछ सेकंड के लिए रुकती थीं, जहां हॉकर्स लोगों की गाड़ियां नॉक कर करके सामान बेचते थे। उसने बहुत देर तक नोटिस किया कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं, और उसने भी यही डिसाइड किया। एक गाड़ी के पास गया, नॉक किया, बोला अंकल मुझसे टी शर्ट खरीद लीजिए। टी शर्ट सिर्फ 200 रुपए में। उस आदमी ने स्माइल करते उससे कहा तुम्हें लगता है कि 200 रुपए की कीमत है इस टी शर्ट की? उसने कहा बड़ा मजबूर हूं अंकल, मुझे घर में लोग बीमार हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, 200 रुपए चाहिए, प्लीज ले लीजिए। उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई, उसने उससे 200 रुपये में टी शर्ट ले लिया और 200 रुपये उसको देकर वो चुपचाप घर जाने लगा। उसको इस बात की खुशी तो थी कि उसने हाँ टी शर्ट बेच दिया था, मगर उसको इस बात का गम भी था, उसने झूठ बोला था। घर आया, पिता को बताया टी शर्ट बेच दिया, 200 रुपये लाया हूं, मगर झूठ बोलकर बेचा है पापा, बड़ा दुख है इस बात का मुझे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। पिता ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें इस बात का दुख है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें इस बात का दुख है। तुम्हें बात तो समझे कि एक ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर तुमने अपने पिता की बात मानी है, पिता के ऑर्डर को तुमने पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे खुश हूं। दोनों ने खाना खाया, रात में सोए, सुबह उठे, पिता ने एक टी शर्ट और निकाल कर दिया, बोले बताओ इसकी कीमत क्या होगी। उस लड़के ने कहा ये भी तो सेम टी शर्ट है, ये भी 100 रुपए की होगी। पिता ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ ये भी 100 रुपए की ही है, जाओ इसको बेच के आओ और 1000 रुपये लेके आना, 3 दिन का टाइम देता हूं। बेटे ने कहा पिताजी उस टी शर्ट को बेचने में दिन भर लग गए थे, झूठ बोला था तो किसी तरह से 200 रुपए मिले थे, आज आप बोल रहे हो 1000 रुपए लाने हैं, वो भी इस टी शर्ट के? नहीं हो सकता, कोई नहीं लेगा। पिता ने कहा तुमने कोशिश नहीं की, तुमने अपने मन से मान लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, तुम करोगे तो ये बिकेगा और तुम इसको बेच सकते हो। बस तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या करूं कि ये 200 रुपये की जगह 1000 रुपये मिले मुझे, इस बार सोचो क्या करूं। लड़का सेम स्टाइल में निकला, जगह जगह गया, फाइनली उसने यहां तक कर दिया, झूठ भी बोला आज फिर, मगर 1000 रुपये देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ और इसके ऊपर भी जिद थी कि मैं भी इससे कम में नहीं बेचूंगा। दूसरा दिन शुरू हुआ, इसने फिर से सेम कोशिश की, मगर लगभग दोपहर से ज्यादा गुजर चुका था, टी शर्ट कोई लेने वाला नहीं था। धीरे धीरे टी शर्ट गंदी होनी शुरू हो गई थी और होना क्या था, होना था क्या, उसको फाइनली एक ऐसी चीज दिखी कि उसको एक आइडिया आया। एक व्यक्ति को उसे जाते हुए देखा, उसके टी शर्ट पर कुछ प्रिंट था, ऐसा कार्टून कैरेक्टर जिसको देखकर उसने एक्साइटेड हुआ। उसने कहा क्यों ना मैं अपने टी शर्ट में इस तरह का कार्टून कैरेक्टर चिपका दूं और इसकी कीमत क्या पता बढ़ जाए। मार्केट गया, कुछ पैसे देकर के उसने कार्टून कैरेक्टर परचेज किया, हॉट पेस्टिंग से उसको पेस्ट करवाया और अगले दिन सुबह स्कूल के बाहर उस टी शर्ट को लेकर बैठ गया।
दिन भर बैठा रहा, कोई उसकी तरफ देखने तक नहीं आया। मैं जब छुट्टी हुई तो बच्चे स्कूल से दौड़े दौड़े बाहर निकले, उनके पेरेंट्स उनका बाहर वेट कर रहे थे। उसी में एक बच्चे ने उसकी तरफ देखा और अपने पापा से जिद किया कि मुझे ये कार्टून कैरेक्टर वाला टी शर्ट चाहिए। पिता ने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं लेना है। उसके जिद इतनी प्रबल थी और इसके बेचने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो उसके सामने आए और उसने पूछा कितने की है। उसने बोला 1000 रुपए की। पिता ने कहा बहुत महंगी है बेटा, ये टी शर्ट 1000 रुपए के काबिल नहीं। उसने कहा मुझे ये टी शर्ट ही चाहिए, मुझे ये टी शर्ट ही लेकर दो आप। उन्होंने मजबूरन उसको 1000 रुपए देने पड़े और वो पैसे लेकर के घर आया। एक्साइटमेंट का लेवल था उसका, इतना खुश, इतना खुश। पिता को पैसे दिखाए। उसने कहा आपने 3 दिन का समय दिया था, मैंने तो 2.5 दिन में इस टी शर्ट को बेच दिया, वो भी 1000 रुपए में। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बस हाँ, इस 1000 रुपए को बेचने के लिए मुझे स्टिकर खरीदने का एक कॉस्ट लग गया, जो कि आप चाहें तो इसमें से माइनस करेंगे तो इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी। पिता ने कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अगर कुछ इसके बदले कुछ खर्च हुए हैं तो, मगर तुमने इसको इस टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए बना दी, मैं इससे बहुत खुश हूं। तीसरा दिन हुआ, पिता की इच्छा बढ़ती चली गई। पिता ने टेस्ट ट्राई करना फिर से शुरू किया। तीसरे दिन तीसरा टी शर्ट, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन पूछा, जवाब मिला 100 रुपया। और उन्होंने कहा आज इसको 10,000 में बेच के आना है बेटा, 5 दिन का टाइम देता हूं। बच्चा शॉक्ड रह गया। उसने बोला आप क्या चाहते हो, कैसे हो सकता है, मुझे आप बताओ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं यदि चाह लोगे बिक जाएगा, 10,000 रुपए, इससे कम मत लाना। लड़के ने टी शर्ट लिया, बाहर जाकर के टी शर्ट में अपना मुंह लगा के जमकर रोया, परेशान हुआ, सेम स्टाइल अपनाया, सब कुछ किया। इतना समझ गया था वो, स्टिकर चिपकाने से इसकी कीमत 10,000 नहीं बढ़ने वाली। इतना समझ गया था झूठ बोलकर भी ये 10,000 नहीं होगा। रोड पर भटक रहा था टी शर्ट को लेकर, उसके हाथ का पसीना उसमें लग रहा था, गंदी हो रही थी टी शर्ट। वो ये बात समझ रहा था मैं कुछ कर नहीं सकता था। दिन भर भटका, शाम को थका हांदा घर आया, नहीं बेच पाया। दूसरा दिन हुआ, नहीं बिकी। तीसरा दिन हुआ, नहीं बिका टी शर्ट, 10,000 रुपए में किसी ने नहीं लिया। मगर चौथे दिन सुबह फिर वो निकला कि बेचना तो है, 2 दिन और बचे हैं, पिता की इच्छा है और उनका विश्वास है कि बिकेगा, तो उनका विश्वास छोटा नहीं होने दूंगा। उसने देखा ना कहीं पर होर्डिंग लगी हुई थी कि कोई म्यूजिक, बहुत बड़ा म्यूजिक का स्टार, इंटरनेशनल लेवल का स्टार उनके शहर में आकर के म्यूजिक कंसर्ट करने वाला है, जिसके टिकट है और उसका शो आज इवनिंग से शुरू होने वाला है। 1 दिन का शो है और उसके टिकट का कॉस्ट बहुत महंगा है और लोग उसके दीवाने हैं। वो गया वहां पर, म्यूजिक कंसर्ट में गया तो उसने देखा यहां पर बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, अंदर घुस पाना आसान नहीं। वो देख पा रहा था दूर से जो स्टार था स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, उसकी आवाज आ रही थी, मगर इतना दूर खड़ा था कि साफ क्लियर कुछ नहीं दिख रहा था। उसने बहुत देर तक उस पूरे स्टेडियम के रेकी की, जगह ढूंढी कि कहां से सिक्योरिटी को तोड़ा जा सकता है और वहां पहुंचा जा सकता है। म्यूजिक कंसर्ट खत्म हुआ, लोग एग्जिट लेने लगे, उसी में उसने मौका ढूंढा, कहीं से सिक्योरिटी तोड़ा, उस स्टार तक पहुंच गया टी शर्ट लेकर के। और जैसे ही पहुंचा, इतना छोटा सा बच्चा, 10 साल के बच्चे को देख करके उन लोग, उस स्टार को भी थोड़ी दया आ गई। उसने बोला हाँ बेटा आओ, कोई बात नहीं। उस सिक्योरिटी वालों को रोका और उसको पास बुलाया। उसने बोला हाँ बोलो, किस लिए आना चाहते हो मेरे पास मिलने के लिए। उसने कहा ऑटोग्राफ चाहिए आपका। बोला लो कहाँ कर दूं ऑटोग्राफ। उसने टी शर्ट सामने रख दी, पेन मंगवाया गया, मार्कर से उसने उस पर अपना ऑटोग्राफ लिया, लिखा, अपना नाम नीचे लिखा और उसके हाथ में दे दिया। होना क्या था, नेक्स्ट दिन सुबह मार्केट गया और थोड़ी भीड़ जमा कर होने के वेट करने लगा और उसने अनाउंस कर दिया ये टी शर्ट जो है उस स्टार का साइन किया हुआ है, इसकी कीमत 10,000 रुपए है। भीड़ ने उसके ऊपर दबोच लिया उसको कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। इतनी ज्यादा डिमांड बस उस सिग्नेचर की वजह से उस टी शर्ट की हो गई। सब उसके लिए 10,000 देने को रेडी थे। लोगों ने चेक करके देख लिया कि वो असली सिग्नेचर है, असली में इस लड़के ने वो लिया था। कुछ लोगों ने तो देखा भी था कि उसने सच में वो साइन करवाया है।
मगर उसको फाइनली एक ऐसे दुकान वाले ने अपने पास बुलाया। उसने बोला बेटा ऐसे फट जाएगा टी शर्ट, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसको हम बिड करते हैं, इसकी बोली लगवाते हैं। उसकी बोली लगवाई गई, दुकान पे खड़ा करके लोगों ने बाहर जाकर के चीख चीख कर आवाज़ लगाई और टी शर्ट 25,000 रुपये के मैक्सिमम बोली लगा के एक आदमी ने खरीद लिया और खुशी खुशी लेके अपने घर गया। उस लड़के को 25,000 रुपये मिले। घर आया, उसने पिता को दिखाया, उसने बोला आपने 10,000 बोला था, मैंने 25,000 में बेच दिया। पिता ने पूछा मैं पूछूंगा नहीं, बस मैं उम्मीद करता हूं तुमने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया होगा। उसने कहा नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पिता ने कहा बस मैं यही देखना चाहता था, यदि हम चाह लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कर देने की, कर दिखाने की। अगर वो भूख जाग गई है आपके अंदर, वो भूख जाग गई है किसी के अंदर, तो कुछ भी कर सकता है। स्किल, अगर आपके अंदर स्किल डेवलप हो गए हैं, वो कर देने का स्किल आपने पा लिया है, स्किल लगातार आप पॉलिश करते चले जा रहे हैं, रोज कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जो आप दूसरों से अलग हो रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो दूसरों से अलग है, आप रोज कुछ नया क्रिएटिव सोच रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं, आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, वो पा लेंगे जो आप पाना चाहते थे। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल पर काम कीजिए। स्किल्ड व्यक्ति एक साधारण पा लेने वाले की तुलना में एक स्किल्ड व्यक्ति की सैलरी, स्किल्ड व्यक्ति की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे, जो प्रोफेशनल ज़िंदगी जी रहे हैं। और यदि आप एक मज़दूरों का ही एग्जाम्पल ले लें, जो मज़दूर होते हैं और जो राजमिस्त्री होते हैं, दोनों की कीमत में तकरीबन डबल का अंतर होता है, सिर्फ स्किल का अंतर है। एक को 300 मिल रहे होते हैं, एक को 600 मिल रहे होते हैं। उसके ऊपर जो इंजीनियर होता है उसको उससे डबल मिल रहा होता है, उसके ऊपर जो सिविल इंजीनियर होता है उसको उससे ज़्यादा मिल रहा होता है। स्किल की वैल्यू है भाई साहब। काम कीजिए स्किल पर, काम कीजिए अपने ऊपर, काम कीजिए क्रिएटिविटी पर, काम कीजिए अपने ड्रीम पर, काम करिए अपने डिज़ायर पर, जिद पर अड़ जाइए, मिल जाएगा। जो आप पाना चाहते हैं मिल जाएगा, जिसके आप ख्वाब देखते हैं वो मिल जाएगा। जो आपने गोल बनाया है, उम्मीद करता हूं आपने गोल बना लिया होगा। कई बार बोल चुका हूं गोल बना लीजिए, नहीं गोल बनाएंगे तो ड्रीम डिज़ायर सब वहीं को वहीं पड़े रह जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नई वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। मैं आपको आज 7 तरीके सिखाने जा रहा हूं कैसे पैसे कमाए जाते हैं। क्या है तरीके पैसे कमाने के, बस रिक्वेस्ट इतनी है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अमीर कैसे बना जाता है। पैसा कमाना बहुत ही आसान तरीके हैं, बस उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं व्यक्तियों के अनुसार। मगर मैं आपको ऐसे फिक्स रूल आज बताऊंगा, जो आप करेंगे तो आप अमीर बनेंगे ही बनेंगे। मगर यदि आपके मन में यह बात आ रही हो, कुछ मैं आपको जादू टोना सिखाने वाला हूं, कोई मंत्र वगैरह बताने वाला हूं, ऐसा करेंगे तो आप तत्काल अमीर हो जाएंगे, तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं सिखाऊंगा, कुछ मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आज आपने 1 रुपये लगाया और कल 100 रुपये हो जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है मेरा, मगर यदि ऐसा किया जाए, मैंने खुद अपनी जिंदगी में अपना कर देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रैक्टिकल करवाया है इसको और सफलता मिली है। मैं इसलिए आपके सामने इस वीडियो के थ्रू बहुत ही आसान भाषा में, जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है, मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि पैसे कैसे कमाए जा सके हैं। मैं 7 तरीके सिखाऊंगा आज आपको। सिर्फ ये 7 तरीके यदि आप जीवन में अपना लें तो आपको अमीर होने से आने वाले कुछ वर्षों के अंदर में कोई नहीं रोक सकता। सुनने में सारे तरीके बड़े ही आसान लगेंगे, मगर इसको इंप्लीमेंट करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। हम अपनी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इन तरीकों को अपनाना है तो आपको आदतों को बदलना पड़ेगा, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, खुद को बेटर करना पड़ेगा। यदि आप तैयार हैं, यदि आप तैयार हैं तो शुरू हो जाइए मेरे साथ, लग जाइए उस अभियान में कि हमें अमीर बनना है। उस ग्रुप में जाना है जहां अमीर लोग रहते हैं, अमीर मानसिकता के लोग रहते हैं, जिनकी सोच बड़ी है। पहला तरीका उसी 7 रूल में से, सेविंग पर ज्यादा फोकस ना करके एक्टिव इनकम पर ज्यादा फोकस कीजिए। आपको लग रहा होगा कैसी बात कर रहा है, दुनिया कहती है खूब सेविंग करो तो अमीर बनोगे। मैं उल्टा बोल रहा हूं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, पूरे होशो हवास में यह बात बोल रहा हूं। सेविंग सेकेंडरी है, प्राइमरी डायरेक्ट इनकम है।
अपने इनकम को बढ़ाइए। यदि आप कमाएंगे तभी तो उसको सेव करेंगे ना। यदि आपकी आमदनी बहुत कम है, मान लेते हैं आपकी आमदनी 40-50 हज़ार रुपये महीने की है, मैं फिर भी ये मिडिल रेंज में जा रहा हूं, यदि और उससे ज़्यादा कम है आपकी आमदनी, तो आप महीने के कितना बचा लेंगे? 10% मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये। खूब बचाते भी चले जाएंगे, इन्वेस्ट भी करते रहेंगे, करेंगे तो उतने ही अमाउंट में से ना, आप 4-5 हज़ार रुपये में से, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप कितना बचा लेंगे? कुछ लाख रुपए। उस समय आप क्या उन उतने लाख रुपए से अपना ड्रीम भी पूरा कर पाएंगे क्या? मेरा मानना है नहीं। यदि आपकी कोई एक ड्रीम कार है, उसको भी आप उस सर्टेन कुछ लाख रुपए से नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको करना क्या है? वर्तमान में रहते हुए सेविंग करनी है। मैं मना नहीं कर रहा, 10 से 20% अपनी आमदनी का सेविंग तो करनी ही है, इन्वेस्टमेंट करना ही है, अलग अलग प्लान में पे पैसा लगाना है, मगर अपनी आमदनी को बढ़ाते हुए लगातार बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है मैं वो समझाता हूं। यूनिवर्स से सिर्फ एक कमांड देनी है, वो कमांड है डबल कर दो। जो मेरी आमदनी है, जो मेरा करंट सिनारियो है कमाने का पैसा, उसको डबल कर दो। यदि आज मैं 50 हज़ार कमाता हूं तो 1 लाख कर दो। 1 लाख के लिए कोशिश कीजिए, डबल के लिए कोशिश कीजिए। 1 लाख हो गया है तो 2 के लिए 2 हो गया है तो 4 के लिए 4 हो गया है तो 8 के लिए एक कमांड दीजिए यूनिवर्स को, एक कमांड दीजिए अपने सबकॉन्शियस को, अपने कमांड दीजिए कि मुझे जो मेरी अभी करंट आमदनी है वो मुझे डबल करनी है, डबल। और बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। जितना भी कम कमाते हो, यदि डबल की कमांड देनी शुरू कर देंगे ना, आने वाले 8 से 10 साल के अंदर में आप लाखों में कमा रहे होंगे। यदि आपकी आमदनी सिर्फ 20 हज़ार रुपए है, मैं बस ये कहता हूं कि आपने कमांड दिया डबल, 40 होगा, 40 का 80, 80 का 160 कुछ ही वर्षों के अंदर में। आप कहेंगे मजाक है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल मजाक है, करके तो देखिए। करेंगे हो जाएगा, नहीं करेंगे सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहेंगे मेरे जैसों से कि नहीं हुआ तो मजाक है क्या, ऐसा होता तो सारे अमीर क्यों नहीं हो गए। मैंने बोला ना भाई, बड़े सिंपल तरीके हैं, फिर भी लोग उसको करने को तैयार नहीं हैं। मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। कमांड देकर तो देखिए, मगर इतना मत कीजिए कि आज आपने कमांड दिया कल आपको रिजल्ट चाहिए। कमांड दीजिए, रिजल्ट आएगा। हो सकता है किसी का 2 महीने में आए, किसी का हो सकता है कि 6 महीने में आए, मगर कमांड देंगे रिजल्ट आएगा। डबल की कमांड ऑलवेज दीजिए। एक सर्टेन पीरियड पर जब आप पहुंच जाएं, जब आपके आमदनी 10 लाख 15 लाख रुपए महीने की हो, तो आप हो चाहे तो वो अगर आमदनी एक फिक्स्ड होनी शुरू हो गई है तो पैसिव की तरफ ध्यान दीजिए। पैसिव आमदनी से अपना घर का गुजारा चलाइए और डायरेक्ट इनकम से अपना डेली नीड, डेली बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी कीजिए। पहला तरीका, कमाना बढ़ाइए, डायरेक्ट इनकम को बढ़ाइए, सेविंग को सेकेंडरी रखिए। दूसरा तरीका, कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए। पैसे को अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिए, उसको अपनी तरफ भगाइए। क्या मतलब है इसका? बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वहां से ऐसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। इतने सारे प्लान, इतने सारी बातें बताएंगे, इतने सारे चीजों को बताएंगे, मैं करेंगे कुछ भी नहीं। करना क्या है? अट्रैक्ट करना है पैसे को। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, पैसा आपकी तरफ आए, आपको पैसे की तरफ ना जाना पड़े। अपने नॉलेज को इतना बढ़ाइए, अपने स्किल्स को इतना बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ाइए, अपनी एफिशिएंसी को इतना बढ़ाइए। नया सीखिए, अपडेट पैटर्न के हिसाब से अपने आप को रेडी कीजिए। जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको, उसके हिसाब से तो आगे बढ़िए ही, मगर साथ में और क्या क्या गुंजाइश है फ्यूचर में, क्या क्या गुंजाइश और हो सकती है, क्या नया होने की संभावना है, उस पर भी विचार हमेशा करते रहिए। उसके हिसाब से भी खुद को अपडेट कीजिए, स्किल्स को बढ़ाइए। मैं कुछ बड़े स्पीकर्स का नाम लेता हूं, जैसे कि जिम कॉलिन हो गए, जिम रॉन अब तो है नहीं जीवित, उसके अलावा रॉबिन शर्मा हो गए, उसके अलावा स्टीफन कॉवी हो गए,
उसके अलावा शिव खेरा हो गए, ये सब इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, एक एक घंटा एक स्टेज पर बोलने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लाखों, मैं लाख नहीं बोल रहा, लाखों बोल रहा हूं। स्टीफन कॉवी तो मुझे यहां तक पता है कि एक घंटा बोलने के लगभग 40 से 50 लाख रुपए ले लेते हैं। रॉबिन शर्मा 10 से 15 लाख के आसपास एक घंटे का चार्ज कर लेते हैं सिर्फ बोलने के स्टेज पे। क्या है उनके अंदर ऐसा कि लोग उनको बुलाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग के लिए, उनको बोलवाने के लिए कि मेरे यहां आइए भाई बोलिए। जिम कॉलिन में ऐसा क्या है? वो लोग अपने आप को रोज अपडेट कर रहे हैं, रोज नया सीख रहे हैं, आगे के लिए रेडी हो रहे हैं। जो अभी नहीं आया है उसको भी मान के चल रहे हैं, यदि ये आ जाता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। मान लेते हैं आपके पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको जिम कॉलिन को बुलाया है अपने यहाँ, स्टीफन कॉवी को बुलाया है अपने यहाँ स्पीकर, एज ए स्पीकर, आपने खर्च किए हैं 30 लाख 40 लाख रुपए, ठीक है। मगर उन्होंने बहुत अच्छा बोला, अच्छा मोटिवेट करके गए, आपके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। आपने एक साल बाद फिर उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्हें बुलाया, मगर फिर उन्होंने सेम स्पीच डिलीवर कर दिया। क्या होगा इस बार? पैसे तो आप चले जाएंगे आपके, मगर क्या तीसरी बार इनको आप बुलाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं बुलाएंगे आप इनको, क्योंकि सेम चीज सुनने के लिए भला एक ही आदमी को कौन बुलाता है भाई। मगर इनको अपने आप को रोज डेवलप करना पड़ता है, रोज पॉलिश करना पड़ता है, खुद को रोज नया सीखना पड़ता है, रोज नई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज नए आविष्कारों को पढ़ना पड़ता है, रोज नई किताबें खूब पढ़ते हैं लोग। तो आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। इनको एक ही ऑर्गेनाइजेशन है 50 बार बुलाइए, 50 बार डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट आइडियाज के साथ ही आपके सामने उठ के आते हैं। और इनको यदि आप सुन लें तो आपको जमीन खिसक जाए। इस कॉन्फिडेंस, इस एनर्जी के साथ ये बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, पैसे को अट्रैक्ट कीजिए, पैसे की तरफ मत दौड़िए। तीसरा तरीका कि कभी भी अपने पैसे को चेस करना बंद मत कीजिए, उसका पीछा करना, उस पर नजर रखना बंद मत कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग शेयर बाजार में कुछ सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में कुछ सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, एसआईपी में कुछ अमाउंट का एक ऐसा प्लान ले लेते हैं और लगातार उसको पे करते चले जाते हैं। बाजार में अब शेयर परचेज कर लेते हैं और उन शेयर्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया है मैंने। अरे भाई देख तो लीजिए मार्केट सिनारियो क्या है, कहीं वो कंपनी दिवालिया तो नहीं हो गई है, कहीं आपने वो शेयर 600 रुपए का लिया या 200 रुपए का तो नहीं हो गया है। आपको अपने पैसे पर खुद नजर रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में यदि आपने पैसे लगाए, अच्छी जगह है, लगाना चाहिए पैसा, मगर आंख बंद करके नहीं लगाना है। कहीं अगर गलत इन्वेस्टमेंट हो गया उसको निकालिए और दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट कीजिए। अपने पैसे पर खुद नजर रखिए, अपने पैसे को चेस करते रहिए कि कहां है, कहां ग्रो हो रहा है, कहां ग्रो नहीं हो रहा है, कहां से मुझे निकलना है, कहां मुझे डालना है, कैसे मुझे और उसको बड़ा करना है और बड़ा करना है। अगर आपने पैसे पर नजर हटाई, उसने आप पर से नजर हटा ली। या मान लीजिएगा, कहते भी हैं लक्ष्मी और सरस्वती में अंतर होता है। लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, सरस्वती एक बार आती है तो बैठ जाती है। हमेशा सरस्वती माता की फोटोग्राफ जो होती है, मूर्तियां होती हैं, बैठी हुई बनाई जाती है। अगर एक बार आपके पास कोई ज्ञान आ गया है तो मान लिया जाता है वो ज्ञान आपका परमानेंट हो गया है। मगर लक्ष्मी कभी परमानेंट नहीं है। यदि वो आई है तो उतनी स्पीड से चली जाएगी यदि आपने उसके लिए तैयारी प्रॉपर नहीं की है। तो हमेशा तैयारी प्रॉपर रखिए, हमेशा मेहनत करते रहिए, हमेशा ध्यान रखें अपने पैसे का, अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, खूब कमाइए, अपने आप को पॉलिश कीजिए। चौथा तरीका, लर्न बिफोर यू अर्न। खूब सीखिए, नया पढ़िए, नया करिए यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो। मैं कहता हूं किताबें पढ़िए। चलिए मैं मानता हूं कि आप किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप नया सीखेंगे कैसे? आप बोलेंगे मैं स्पीकर्स के वीडियो सुन लेता हूं, उससे सीखता हूं। उनकी भी तो लिमिटेशंस है ना, उतना आपने सीख लिया। मगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस ग्रुप में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, उन लोगों का माइंडसेट कुछ दूसरी तरह का है। आप इस बात को माने। वो लोग
हो सकता है कि गोल पैसा चेस करना, पैसा कमाना ना हो, वो लोग कुछ और तरफ अपना आपको बढ़ा रहे हो, आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। तो यदि आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, बुक्स को नहीं जानेंगे, किसी के आप स्ट्रगल से नहीं सीखेंगे, किसी के फेल्योर को आप नहीं जानेंगे और सेम फेल्योर को बार बार रिपीट करेंगे, तो गलत हो जाएगा तरीका। हमेशा मैं कहता हूं सीखते रहिए, सीखते रहिए। कैसे सीखेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक पढ़ना एक बहुत ही जरूरी तरीका है। पढ़ने से कुछ और फायदे भी होते हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपकी वोकेबुलरी पावर इंप्रूव होती है, आप में एक पढ़ने की एक फीलिंग आती है, तो आपके ब्रेन में कुछ मसल्स डेवलप होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे बहुत फायदे होते हैं। वीडियो देखने के अपने फायदे हैं, पढ़ने के अपने फायदे हैं, नई चीजें सीखने के अपने फायदे। हमेशा नया सीखते रहिए, हमेशा नया बनाते रहिए यदि आगे बढ़ना है तो। पांचवा तरीका, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। मैं एक बार बीच में मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया भी था, मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज में गया था, तो मैंने वहां पर बहुत सारा की बातें की थी। एक बात और जो मैंने उन लोगों से पूछा था, मैं आज आपसे शेयर करता हूं। मैंने उन लोगों से पूछा था कि आप लोगों में से कितनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। 99.9% ने हाथ नीचे रखा, सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसमें हाथ खड़ा किया और उसने भी कहा कि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी सर्टेन अमाउंट अपने, मैंने एक आरडी खुलवा रखी है, उसमें डाल देता हूं। अपना एक मैंने कुछ अमाउंट रख रखा है, उसको मैं थोड़ा बहुत डालता हूं, अदरवाइज मैं भी कोई सीरियस इन्वेस्टर नहीं हूं। हमारे देश के युवा या फिर विश्व भर के युवा को यह बात सिखाई ही नहीं जा रही है कि पैसे को जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप बाजार में लगाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी वो बड़ा होगा। और जब आप 50-55 साल के होंगे, यदि आप आज आपके सिर्फ पॉकेट मनी में से कुछ थोड़ा सा अमाउंट उठा करके यदि आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर देते हैं और वो लगातार इन्वेस्ट होता चला जाता है, तो एक ऐसा समय आता है जब आप बहुत धनवान हो सकते हैं। मैंने उस कॉलेज में इसी तरह से बात की, तो उन लोगों ने कहा कि मैं तो नहीं करता, हम लोग नहीं करते। तो मैंने उनको ये बात समझाई, जब उनको एक ग्राफ बना के इस चीज़ को समझाया कि देखिए, यदि आज आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं 18 साल 19 साल की उम्र में, और यदि आप लगभग 35 साल बाद 40 साल बाद उसी अमाउंट को यदि आप देखते हैं, तो आप पाएंगे कि वो करोड़ों में हो चुके हैं। तो उन लोगों को ताज्जुब हुआ है सुन करके, उनको लगा ऐसा कैसे हो सकता है, 1000-1200 रुपये 1500 का इन्वेस्टमेंट करोड़ हो जाएगा। तो मैंने उनको 1930 साल पहले का एक ग्राफ दिखाया, जिसमें कि शेयर बाजार के मैंने अप डाउन को उनको समझाने की कोशिश की कि यदि आज से 30 साल पहले किसी ने 1980 के आसपास शेयर बाजार में किसी इन 4 शेयरों में सिर्फ 100 रुपये लगा दिए होते, तो आज उन शेयर की वैल्यू तकरीबन 30,000 रुपये 35,000 रुपये के आसपास है। तो सोचिए, अगर एक शेयर भी ले लिए होते तो 30,000 रुपये या 100 रुपये के आपके हो गए होते। और भी बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, ये तो बताने का एक तरीका था जिससे मैं उन लोगों को कन्विंस करना चाहता था कि जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप सीखना चाहेंगे, जितनी जल्दी सीख लेंगे, उतनी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। जितना लेट इन्वेस्ट करेंगे उतना लेट ग्रो करेंगे। कई इस तरह के एग्जाम्पल आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। एक व्यक्ति जिसने कि 18 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया सर्टेन अमाउंट का, एक व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया एक सर्टेन अमाउंट का, एक ने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया इन दोनों के अमाउंट से डबल का। जिसने 18 साल में जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जिसने 30 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, दोनों का यदि एक दिन ही मैच्योर हो रहा है अमाउंट, तो 18 वाले का अमाउंट 30 साल 35 साल हो जाने की वजह से, कंपाउंडिंग हो जाने की वजह से उसका अमाउंट 30 साल वाला अगर डबल पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी तुलना में 20 to 25% ज़्यादा रिटर्न 18 साल वाला ले लेगा। ये कैसे होता है, इसको आप अपने हाथ से खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अमीर होना है तो रूल नंबर 5 कहता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटी उम्र से कर दीजिए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका पूरा फोकस अर्निंग पर ज़्यादा होना चाहिए और अर्न किए हुए अमाउंट का 20 से 25%, मैक्सिमम 30% इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी आमदनी को लगातार बढ़ाते चले जाइए। कोई भी समय लेट नहीं होता, बस कोशिश जारी रहनी चाहिए। छठा तरीका जो मेरे लिस्ट में है आज, वो है कभी भी
बहुत, जब तक आप अमीर ना हो जाएं, अमीरों वाले शौक मत पालिए। समझ आया क्या है इसका मतलब? विश्व का आज कोई भी अमीर आदमी को उठाकर देख लीजिए, किसी को भी, वो अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, मगर अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रखते हैं। और चाहें तो रोज कपड़े नए बदल सकते हैं, रोज नए कपड़े पहन सकते हैं, एक बार पहने हुआ कपड़ा दोबारा ना यूज करें, मगर ऐसा कोई नहीं करता। उनको सबको पता है पैसे की कीमत है, ये पैसा कमाना आसान नहीं है, इस पैसे को कमाने के लिए मेहनत लगी है। आपको यदि बहुत ही लग्जरियस घर में रहने का मन करता है, बहुत लग्जरियस कार में ट्रैवल करने का मन करता है, तब तक उसको मत खरीदिए जब तक आप सच में उसको अफोर्ड करने के लिए और उस काबिल बनने के आप काबिल नहीं हो गए हैं। जब तक आप रिच नहीं हो गए हैं, रिच वाली हरकतें मत कीजिए। मत रहिए 5 स्टार होटल से, मत ट्रैवल कीजिए बिजनेस क्लास में, मत ट्रैवल कीजिए बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल वाले कार में। साधारण तरीके की जिंदगी जिए और खूब बचाएं, और एक ऐसा समय आ जाए जब आपको लगे कि हाँ, आपकी बचत इतनी हो गई है कि यदि आज आप पैसिव इनकम पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएं और उसके बाद भी आप लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस दिन आपको वो लग्जरी परचेज कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने ड्रीम कार सोची है जो कि 70-80 लाख रुपए की है, 1 करोड़ रुपए की है, और आप बुढ़ापे में जाकर उसको लें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मगर मैं बस इतना कह रहा हूं, यदि आपके पास कोई ड्रीम है तो वो ड्रीम ज़्यादा बड़ी है उस ड्रीम कार की तुलना में। उस ड्रीम पर फोकस कीजिए, उस ड्रीम कार की जगह। हाँ, यदि आपकी आमदनी इतनी हो गई है कि आप उस ड्रीम कार को ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। मैं तो फेवर करता हूं, मैं खुद बहुत शौकीन हूं स्पोर्ट्स कार का, मगर उधार लेकर के अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट करके कभी भी ड्रीम कार मत लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन में एक गांठ बांध लीजिए, कभी भी अपना प्रिंसिपल खर्च नहीं करेंगे। कभी अपना प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन कभी खर्च नहीं करेंगे। जब भी अगर दुनिया में कोई भी चीज लेनी है, कुछ भी लेना है, उसके इंटरेस्ट से ही खरीदनी है। मूल को तो कभी नहीं छूना है, कभी नहीं। मूल के आए हुए इंटरेस्ट से करें तब तो और अच्छा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अमीरी की तो परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल के इंटरेस्ट से अपना गुजारा चला लेता है वो आदमी अमीर है। मगर यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं, मैं इतना लंबा नहीं रुक सकता, तो ठीक है, मूल के आए हुए इंटरेस्ट से आपको जो लेना है ले लीजिए। मैं वहां तक आपको कहता हूं ठीक है, चलेगा इतना, मगर कभी भी अपनी लग्जरी के लिए प्रिंसिपल अमाउंट को खर्च मत कीजिएगा। कभी मत ये गलती कीजिएगा जीवन में। अंतिम और 7वां तरीका जो एक अमीर आदमी की होनी चाहिए और एक अमीर आदमी की होती है, मैं एक ऐसे लोकेलिटी में रहता हूं जहां पर 2 दुकान हैं। दोनों दुकान राशन का सामान बेचते हैं, राशन की दुकान है, डेली गुड्स का सामान मिलता है वहां पर। मगर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों दुकानों में। एक दुकान में भीड़ ज्यादा है, दूसरे दुकान में कंपैरेटिवली भीड़ कम है, लोग कम जाते हैं। आपको एक बात बता दो, दोनों दुकान का साइज तकरीबन बराबर है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक जैसे रखते हैं, प्राइस भी लगभग समान है, मगर फिर भी ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं समझ आ रहा था। बड़े लंबे समय से मैं चाह रहा था इसको मैं समझूं, इसको देखूं। मैं चला गया एक दिन दुकान पर, जहां भीड़ ज्यादा थी, थोड़ी देर खड़े होकर देखा, फिर जहां भीड़ कम थी उस दुकान में जाकर के देखा। सच बताऊं, कुछ भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे थे लोग। क्योंकि क्वालिटी सेम, साइज सेम, प्राइस सेम, फिर लोग वहां क्यों नहीं जा रहे थे, लोग यहां क्यों ज्यादा आ रहे थे। मैंने इस बीच में ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी, लोगों को समझने का मैंने समझना चाहा लोग किस तरह से सोचते हैं, लोगों की बाइंग एक्टिविटी को समझना चाहा, बाइंग बिहेवियर को समझने की कोशिश की। फिर मैं दोबारा से गया दोनों दुकान पर, दोनों दुकान को जाकर मैंने ऑब्जर्व किया लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को। मैंने देखा जो लोग जहां भीड़ ज्यादा है वहां खुश ज्यादा थे, जहां भीड़ कम थी वहां हल्का सा स्ट्रेस का लेवल ज्यादा था। इसके पीछे वजह समझने की मैंने कोशिश की कि लोग उस दुकान पे खुश ज्यादा क्यों हैं, यहां पर स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, और स्ट्रेस लेने की वजह से लोग यहां पर कम आ रहे हैं। मैंने पाया दोनों के वजन करने के तरीके का अंतर।
सिर्फ वजन करने के तरीके का अंतर, ऑनरशिप की फीलिंग। जब कोई सामान आप ऑर्डर करते हैं, उस दुकान में ऐसा हो रहा था जहां भीड़ ज्यादा थी, किसी ने कहा मुझे 2 किलो चीनी दे दो भाई। उसने क्या किया, उस थैले में थोड़ा सा चीनी डाला, तराजू पर रखा और बाकी चीनी धीरे धीरे डालना शुरू किया। 2 किलो हो जाए वहीं रोक दे। दूसरे दुकान वाला क्या करता था, चीनी पहले से उस थैले में भर लेता था और लाके तराजू पे रखता था, और जैसे ही ज्यादा होने लगता था, ज्यादा लेके ही आता था, उसमें से निकाल करके हटा लेता था। जब ऊपर से डालता था जहां भीड़ ज्यादा थी तो लोगों को खुशी होती थी कि मुझे और मिल रहा है, और मिल रहा है, और जहां निकाल रहा था वहां पर एक तरह का एक खौफ का माहौल आ जाता था, एक घबराहट सी आ जाती थी, मेरे वाले सामान के अंदर से निकाल रहा है। वजन में कोई घपला कोई नहीं कर रहा था, मगर ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह की होती है कि फीलिंग आ रही थी कि वो मेरे सामान में से निकाल रहा है। क्योंकि आदमी जैसे ही किसी चीज का ऑर्डर करता है उसमें उसका ऑनरशिप जुड़ जाता है, उसको अपना मान लेता है और मान लेता है मेरा हो चुका है, तो मेरे में से क्यों निकाल रहे हो, ऐसा फील कर रहे थे लोग। ये चीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने समझ लिया है आज, कि लोग प्रोडक्ट को जैसे ही देखते हैं और जैसे ही ऑर्डर करते हैं उसको अपना समझ लेते हैं, भले आपने पैसे ना दिए हों उसके। ये चीज अमेज़न बहुत अच्छे से समझता है। और ये दुकान वाला दूसरा नहीं समझ पा रहा था ये बात, इसलिए वहां भीड़ कम थी। दूसरा इस बात को समझ रहा था, इसलिए वो भीड़ ज्यादा लेके बैठा हुआ था। अमेज़न के साथ भी ऐसा ही होता है। ऑनलाइन जब आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, पहले तो आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं, कार्ट में डालते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, भले ही आपने पैसे ना दिए हों, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट किया हो, मगर उस प्रोडक्ट को आप अपना मान चुके होते हैं। आपको लगता है तुरंत आ जाए मेरे पास, उस प्रोडक्ट के बिना भी आप जी रहे थे अभी तक, मगर अब जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया है आपको प्रोडक्ट तुरंत चाहिए। तुरंत मतलब तुरंत, आपको वेट करने का आपके ना पेशेंस नहीं है, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया है। इस चीज को अमेज़न ने समझ लिया। आज ऐसे ही विश्व के पहले नंबर की कंपनी नहीं बन गई है। जेफ बेजोस आज ऐसे ही पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी नहीं हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस फीलिंग को समझ लिया कि कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर किस तरह से सोचता है। बस इसी चीज को सोचते हुए अमेज़न एक प्राइम फीचर लॉन्च किया था, जिसके तहत गारंटेड 24 आवर में डिलीवरी देगा। कुछ पैसे दीजिए साल के, कुछ पैसे, और साल भर आपको गारंटेड 1 दिन में डिलीवरी दे देगा, कुछ भी ऑर्डर कीजिए। जमकर कस्टमर्स ने उस फैसिलिटी को अवेल किया, और आज भी अमेज़न उस सर्विस को देने वाला इकलौता ऐसा कंपनी है विश्व में जो कि 1 दिन में आपका चुना हुआ सामान पहुंचा देता है। कभी आपने कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो, मैं जैसे आरओ की एग्जांपल देता हूं, आरओ अपने नया फिल्टर लिया हो, अभी तक हो सकता है आप टैप वाटर पी रहे हो सकता है आप बाहर से बोतल बंद पानी खरीद के लाते हैं उसको पी रहे हो, मगर जैसे आप आरओ ऑर्डर करते हैं, आपके घर में डिलीवरी होती है, आपके मन में पहली फीलिंग क्या आती है, तुरंत इंस्टॉल होना चाहिए भाई। 48 घंटे को लोग कमिटमेंट देते हैं, मगर आप पीछे पड़ जाते हैं, इंस्टॉल करवा दे। जैसे कि आज तक कभी आपने नॉर्मल पानी पिया ही नहीं, बस आरओ लिया नहीं है कि आपको आरओ का पानी पीना है, मगर वहां पर आपकी इच्छा यह नहीं है कि आपको आरओ का पानी पीना है, आपका ऑनरशिप वाली फीलिंग आ गई है। आपको यह लग रहा है मेरी चीज है, मैं इसको यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तुरंत मुझे यूज करना है। आज अगर किसी भी व्यक्ति को बाजार में सस्टेन करना है, सरवाइव करना है, तो आपको कस्टमर की फीलिंग का ध्यान रखना होगा। गांधी जी ने एक लाइन कही थी, कोई दुकानदार आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, कोई ग्राहक जो है वहां जाकर उस दुकानदार पर एहसान करता है। ग्राहक के दिमाग को समझना होगा, ग्राहक की इच्छा को समझना होगा, वो क्या चाह रहा है आपको पता होना चाहिए, उसके एक्सप्रेशन को आपको रीड करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा इमीडिएट। सक्सेस होने का और अमीर होने का सीधा सा फॉर्मूला है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए और अमीर हो जाइए। कोई भी चीज है बाजार में, समाज में, सॉल्यूशन दीजिए और आप अमीर हो जाइए। सॉल्यूशन ढूंढेंगे, पैसे आएंगे। कस्टमर के फीलिंग को समझिए, कस्टमर नीड को मत समझिए। कस्टमर क्या सोच रहा है इससे ज्यादा जरूरी है कस्टमर जो सोच रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे उसको मिलेगा, उसका जवाब ढूंढिए। आज जो भी कंपनीज वर्ल्ड वाइड सर्वाइव कर रही हैं या बिजनेस बहुत अच्छा कर रही हैं, वो कस्टमर को सॉल्यूशन दे रही हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। किसी ने मुझसे पूछा कि सक्सेस क्या होता है, व्हाट इज सक्सेस। बड़ा सोचने के बाद, काफी समझने के बाद मैं इसका जवाब देने के लिए आप सबके सामने आया हूं।
डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन सक्सेस क्या है। मैं ये समझता हूं किसी के लिए सक्सेस कुछ हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस कुछ और हो सकता है, मगर एक कोर प्रिंसिपल है जो सभी के लिए वो तो कॉमन होता ही है और होगा ही। वो क्या है वो मैं आज डिस्कस करने के लिए सक्सेस के थ्रू आया हूं आप लोगों के सामने। तो पहले इसका जवाब ढूंढते हैं, सक्सेस क्या है। मैं अलग अलग एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। एक स्टूडेंट है जिसको एग्जाम देना है, उसके लिए सक्सेस क्या होगा? उसके लिए अच्छे मार्क्स आना सक्सेस है। एक हाउसवाइफ के लिए सक्सेस क्या है? घर का अच्छे से ख्याल रखना, घर परिवार का अच्छे से ख्याल रखना, बच्चों के अच्छे से केयर करना, घर की अच्छे से केयर करना, अच्छी डिसिप्लिन बना के रखना, ये सक्सेस है एक हाउसवाइफ के लिए। एक बिजनेसमैन के लिए सक्सेस क्या है? बिजनेस ग्रो करे, खूब पैसे कमायो। एक सेल्स वाले के लिए सक्सेस क्या है? सेल्स टारगेट का अचीव होना, इंसेंटिव का मिलना। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। सभी के लिए सक्सेस के मायने अलग हो सकते हैं, मगर ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रहते हैं। बिजनेसमैन के लिए सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, हाउसवाइफ के लिए चेंज हो सकती हैं, बच्चों के लिए चेंज हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए चेंज हो सकती हैं, सेल्स वाले के लिए भी चेंज हो सकती हैं, किसी वकील की अलग हो सकती हैं, किसी मेरे ऐसे वीडियो बनाने वालों के लिए अलग हो सकता है सक्सेस। कोई अगर पब्लिक स्पीकिंग करता है उसके लिए सक्सेस अलग हो सकता है। सभी के लिए प्राइमरी फेज में सक्सेस एक स्टेप पार कर लेने के बाद दूसरे स्टेप पर पहुंच जाते हैं, सक्सेस की परिभाषा बदल जाती है। मगर जो मैंने अंत में कोर ढूंढा वो ढूंढा हैप्पीनेस। सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ये फाइनल कंक्लूजन है। यदि कोई बच्चा कहता है कि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर आए, उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं, वो सक्सेसफुल मान लेगा, कहेगा फर्स्ट पेज क्रॉस हो गया। मगर एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? एंड रिजल्ट आ रहा है खुशी, हैप्पीनेस। हाउसवाइफ के लिए हैप्पीनेस, बिजनेसमैन के लिए क्या? पैसे कमा लिया उसने बहुत सारा, हैप्पीनेस। किसी के लिए हेल्थ हो सकता है सक्सेस, कि मैं हेल्दी रहूं, ये उसका हैप्पीनेस है। सभी के सक्सेस के मायने अंत में जाकर के खुशी में जाकर खत्म हो जाते हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस? बिल्कुल बोल सकते हैं, और यही बोला जाना चाहिए। कोई यदि आपसे कोई एक शब्द में पूछे सक्सेस क्या है, खुशी बोल करके चुप हो जाइएगा, हैप्पीनेस बोल के चुप हो जाइएगा, क्योंकि सक्सेस ही खुशी है। मैंने इसको बड़े लंबे कोशिश के बाद इस वीडियो को शूट करने आया हूं। बड़े लंबी दिनों तक मैंने इस पर काम किया है, तब मैं इस रिजल्ट पर आया हूं। किसी ने मुझसे पूछा काउंटर क्वेश्चन इसको लेकर के, किसी हत्यारे के लिए मर्डर करने में सेटिस्फैक्शन आता हो और मर्डर करना उसका टारगेट हो, तो क्या वो सक्सेस मान लेंगे? मैं कहता हूं हां, मान लेंगे, क्योंकि अगर वो कर लेता है, उसका काम पूरा हो जाता है, तो उसमें उसको खुशी मिलती है। टेलर का एक सिद्धांत था, बहुत बड़े फिलोसफर हैं टेलर। उनका सिद्धांत था हमें हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। हर व्यक्ति से के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें उससे वो चीज सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति की यूनिक क्वालिटीज हैं। उन्होंने एक सिद्धांत में कहा हत्यारे से हमें चाकू में धार लगाना सीख लेना चाहिए। मैं कहता हूं सिगरेट पीने वाले से कितनी भी तेज हवा चल रही हो, माचिस जलाना सीख लेना चाहिए। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, हमें उससे वो क्वालिटीज सीख लेनी चाहिए। किस सिचुएशन में उसमें कैसे बर्ताव किया जाता है या बर्ताव किया जाना चाहिए, यही है सक्सेस। तो सक्सेस का प्रिंसिपल जो लास्ट में निकल के फॉर्मूला आ रहा है, स्माइल आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा खुश रहना चाहिए, खुशी की एक्सट्रीम पर रहना चाहिए, हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए। समय कैसा भी चल रहा हो, किसी का समय हमेशा परफेक्ट नहीं चलता। एक इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला भी है जिसमें कि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा ही आएगा। तो उनका नीचे आ रहा है तो एक एनर्जी का फॉर्मूला है, कहता है कि अगर आपने एनर्जी को कहीं पर मारा है तो एनर्जी कम बैक करके वापस आपके पास आएगा। उसी तरह से यदि आपके पोजीशन ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा ही आएगा। यदि आपके हैप्पीनेस की कंडीशन बहुत टॉप पर है तो ये मान के चलिए आपके पास थोड़ा बहुत दुख आने वाला है। ये लाइफ का होता ही है, किसी का बहुत ज्यादा आने वाला है, किसी का कम आने वाला है। मगर दुख आ जाए या खुशी रह जाए, बैलेंस बना के रखिएगा। और खुशी और स्माइल अपने फेस से दूर मत होने दीजिएगा, वो हमेशा वो बनाकर रखिए।
वो बना कर रखेंगे, जीवन जी पाएंगे। किसी की बड़ी अच्छी लाइन है, किसी ने कहा था यदि आपने बहुत अच्छा घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, नए अच्छे कपड़े पहन लिए, मगर आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हैं जब तक आपको वो सब पा लेने के बाद खुशी नहीं मिलती है। कहते हैं बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और स्माइल है ही नहीं फेस पे, तो कपड़े की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। वो कपड़ा वो ग्रेस नहीं दे पाता जो स्माइल डाल देने के बाद वो कपड़ा दे पा रहा होता है। बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है सक्सेस, मगर मैं उसको बड़े ऑब्जेक्टिव टर्म में इसका एक शब्द में जवाब हैप्पी दे करके इस चीज को खत्म करता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, कुछ बातें समझ आई होंगी। और भी इस तरह के जो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, जो जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, उनके जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं और जो थ्योरीज हैं उनके थ्रू भी उन पे जाने की कोशिश करता हूं। चलिए, मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।